नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका आप ही के चैनल एजुकेशन बाय डॉक्टर शमा के इस नए संस्करण में। आप सभी का विशेष स्वागत, विशेषकर हिस्ट्री टारगेट ग्रुप के सदस्यों का, इतिहास अध्ययन परिवार के सदस्यों का, जिन्होंने हमें और हमारे इस चैनल को स्नेह दिया, सराहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज हम बात करेंगे मराठा राज्य और छत्रपति शिवाजी की। मराठा राज्य दक्षिण में विजयनगर के पतन के पश्चात स्थापित प्रथम हिंदू राज्य था। जहांगीर ने सर्वप्रथम मराठाओं के महत्व को जानकर उन्हें मुगल सेना में रखा। शिवाजी के उदय से पूर्व मराठे बहमनी राज्य व उसके उत्तराधिकारी राज्यों बीजापुर व अहमदनगर में सैनिक व प्रशासनिक पदों पर कार्यरत थे। अहमदनगर के मलिक अंबर ने युद्ध व प्रशासन दोनों में मराठों की प्रतिभा का उपयोग किया। मराठा राज्य का उत्कर्ष शिवाजी के नेतृत्व में 17वीं शताब्दी में हुआ। इसी समय मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया आरंभ लगभग हो चुकी थी। मुगलों के पतन के समय स्थापित स्वतंत्र राज्यों में मराठा राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली था। मराठों को मुगलों के खिलाफ दक्कन का रक्षा कवच समझा जाता था। मुगलों द्वारा अहमदनगर का विलय मराठों के उदय का तात्कालिक राजनीतिक कारण माना जाता है। मराठों में आर्थिक व सामाजिक समानता थी। 16वीं व 17वीं शताब्दी में चले धार्मिक आंदोलनों ने इनमें एकता की भावना कूट कूट कर भर दी तथा शिवाजी ने मराठाओं में राजनीतिक चेतना व स्वतंत्रता की भावना का विकास किया। इसी तरह मराठों के उत्थान में महाराष्ट्र की सामाजिक एवं धार्मिक चेतना भी सहायक सिद्ध हुई। गुरु रामदास ने मुगलों के विरुद्ध मराठों में राजनीतिक चेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में शिवाजी ने इसका नेतृत्व किया। महाराष्ट्र क्षेत्र में हुए विभिन्न संत, जिनमें तुकाराम, रामदास, वामन पंडित, एकनाथ आदि संतों ने मराठी भाषा में उपदेश दिए तथा प्रजातंत्र की ठोस भावना का विकास किया। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति भी मराठाओं के उत्थान में सहायक सिद्ध। मराठों के विषय में जानकारी के प्रमुख स्रोतों में जेम्स ग्रांट डफ, स्मिथ, रानाडे, आंद्रेविक, सतीश चंद्रा आदि ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने इनके विषय में काफ़ी लिखा है और उनके विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। जदुनाथ सरकार की पुस्तक शिवाजी एंड हिज टाइम भी महत्वपूर्ण है। इसी तरह एम.जी. रानाडे की पुस्तक राइज ऑफ मराठा पावर्स, जेम्स ग्रांट डफ की पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ द मराठाज प्रमुख विस्रोत हैं, जिससे हमें शिवाजी और मराठा राज्य के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। जेम्स ग्रांट डफ ने 1826 में प्रकाशित अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ द मराठाज में मराठों का विस्तृत इतिहास लिखा है। इसके अनुसार 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड के समान था। स्मिथ ने मराठा राज्य को डाकुओं का राज्य कहा है। वहीं एम.जी. रानाडे ने अपनी पुस्तक राइज ऑफ द मराठाज पावर में लिखा है कि मराठों का उत्थान मुगलों से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन था। वहीं इतिहासकार यदुनाथ सरकार भी अपनी पुस्तक शिवाजी एंड हिज टाइम में लिखते हैं कि मराठों का उदय औरंगजेब की सांप्रदायिक नीति के प्रति हिंदुओं की प्रतिक्रिया का परिणाम था। इसी तरह के कई इतिहासकार अलग अलग अपने विचार प्रकट करते हैं। मराठा शक्ति का उत्कर्ष किसी एक व्यक्ति का कार्य न होकर एक विशेष समय में उत्पन्न हुई अस्थायी परिस्थितियों का ही परिणाम था। भारत के पश्चिम दक्षिण भाग में स्थित दक्कन के पठारों का संप्रति महाराष्ट्र के नाम से जाना जाता था। अधिकांश भाग पठारी होने के कारण यहाँ के निवासी परिश्रमी और साहसी रहे। अब हम बात करते हैं छत्रपति शिवाजी की। छत्रपति शिवाजी का कार्यकाल 1627 से 1680 के बीच का रहा है। यदि हम इसके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को पूना के पास शिवनेर के किले में हुआ। उनके पिता शाहजी भोसले व माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी ने जीजाबाई का परित्याग कर तुकाबाई मोहंते से विवाह कर लिया था एवं पूना की जागीर एवं लाल किले की जीजा
बाई को सौंपकर पूर्वी कर्नाटक में जाकर रहने लगे। तुकाबाई मोंते से शाहजी को व्यंकोजी नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो उसकी मैसूर व पूर्वी कर्नाटक रियासत का उत्तराधिकारी हुआ। शिवाजी के पिता शाहजी भोसले पहले अहमदनगर की सेवा में थे। बाद में वे बीजापुर की सेवा में चले गए, जहां उन्होंने कर्नाटक क्षेत्र में बड़ी जागीर प्राप्त की। यदि हम शिवाजी के प्रारंभिक जीवन की चर्चा करें तो शिवाजी अपनी माता जीजाबाई और संरक्षक एवं शिक्षक राजनीतिक गुरु दादा कौंडदेव के संरक्षण में पूना में अपने पिता की पैतृक जागीर में बड़े हुए। दादा कौंडदेव जो ब्राह्मण थे, शिवाजी के पिता की संपदा के प्रशासक थे। 12 वर्ष की आयु में शिवाजी को पूना की पैतृक जागीर अपने पिता से प्राप्त हुई। रानाडे महोदय ने अपनी पुस्तक राइज ऑफ द मराठाज पावर में जीजाबाई की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक साहसी महिला का दर्जा दिया है। 1641 में शिवाजी का प्रथम विवाह सईबाई निंबाळकर से हुआ। संभाजी उन्हीं के पुत्र थे। शिवाजी की पत्नी पुतलीबाई शिवाजी की मृत्यु के बाद सती हुई थी एवं सोयरबाई भी शिवाजी की पत्नी थी, जिससे राजमहिषी की उपाधि मिली हुई थी। राज्याभिषेक के अवसर पर शिवाजी ने उनसे पुनः विवाह किया था। राजा राम इन्हीं के पुत्र थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम समर्थ गुरु रामदास था, जिन्होंने दासबोध नामक पुस्तक लिखी। शासक औरंगजेब उसके समकालीन थे और उसके साहस से काफ़ी प्रभावित भी। औरंगजेब ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा, मामूली भूमियाँ एवं साहसी डाकू जैसी उपाधियाँ प्रदान की थी। शिवाजी ने सर्वप्रथम 1646 में बीजापुर के तोरण किले पर अधिकार किया। 1646 में ही एक षड्यंत्र द्वारा पुरंदर किले को नीलोजी नीलकंठ से छीन लिया। 1656 में चंद्रराव मौर्य से बीजापुर में जावली नामक पहाड़ी किला छीना। यह शिवाजी की महत्वपूर्ण विजय थी। किलेदार चंद्रराव मौर्य की हत्या कर दी गई। इससे शिवाजी का प्रभाव बढ़ा। शिवाजी की वास्तविक विजय जावली मानी जाती है। अप्रैल 1656 में रायगढ़ के किले को जीतकर उसे शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाया, जो पूर्व में राजगढ़ कही जाती थी। शिवाजी ने 1643 से 1656 तक चाकन, कोंडाना, तिकोना, बारामती, सुपा, लोहगढ़ जैसे किलों पर अधिकार किया। 1657 में शिवाजी की मुगलों से पहली मुठभेड़ तब हुई जब शिवाजी बीजापुर के मोहम्मद अली आदिल शाह सेकंड की तरफ से मुगलों से लड़े। इस समय शिवाजी ने जुन्नान पर आक्रमण कर 3 लाख हुण लूट लिए। 1657 में उत्तराधिकारी युद्ध का लाभ उठाकर शिवाजी ने कोंकण जीता। शिवाजी की बढ़ती शक्ति को देखते हुए उन्हें दबाने के लिए 1659 में बीजापुर ने अफजल खां नामक योग्य सरदार को नियुक्त किया। अफजल खां का पूरा नाम अब्दुल्ला भट्टारी अफजल खां था। अफजल खां ने इसी समय कहा था कि मैंने घोड़े से उतरे बिना ही शिवाजी को हथकड़ी डालकर गिरफ्तार कर ले जाऊंगा। अफजल खां ने अपने दूत कृष्णजी भास्कर के माध्यम से शिवाजी को मिलने के लिए बुलाया। शिवाजी ने अपने दूत पंताजी गोपीनाथ के माध्यम से इस मुलाकात की पुष्टि कर दी। अफजल खां का अंगरक्षक सैयद बांदा व शिवाजी के अंगरक्षक जीव महला एवं शंभूजी कावजी थे। अफजल खां ने शिवाजी को प्रतापगढ़ नामक स्थान पर मुलाकात के लिए बुलाया। उसे धोखे से मारने की योजना भी बनाई, किंतु ब्राह्मण दूत कृष्णजी भास्कर ने अफजल खां का उद्देश्य शिवाजी को पूर्व में ही बता दिया और शिवाजी ने चालाकी से इस मुलाकात के दौरान 2 नवंबर 1659 को अफजल खां की बगनखे नामक हथियार से हत्या कर दी। 1660 में शिवाजी ने बीजापुर से क्रमशः पन्हाला, बसंतगढ़, खेलना, पंगना आदि दुर्ग जीत लिए। औरंगजेब ने 1660 में मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया और उसे शिवाजी की शक्ति को नष्ट करने के आदेश दिए।
अप्रैल 1663 को शिवाजी ने रात्रि में चुपके से पूना में शाइस्ता खां के महल, जो लाल महल कहलाता है, पर आक्रमण किया। शाइस्ता खां भाग निकला, लेकिन उसकी 2 उंगलियां कट गई एवं शाइस्ता खां का पुत्र फतेह खां भी मारा गया। इससे शिवाजी की प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई। औरंगजेब इन सब घटनाओं से बहुत क्रुद्ध हुआ और शाइस्ता खां को बंगाल का सूबेदार बनाया एवं तथा मुअज्जम को दक्षिण में नियुक्त किया। अब बात करते हैं शिवाजी की सूरत की प्रथम लूट की। 1664 में शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण कर शहर को काफी लूटा। मुगल फौजदार इनायत खां भाग गया। इसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरत का गवर्नर जॉन ऑक्सलैंड था। जॉर्ज ऑक्सलैंड 1667 में मुंबई के पहले गवर्नर बने। सूरत लूट के समय एंथोनी स्मिथ नामक एक अंग्रेज को मराठा सैनिकों ने बंदी बना लिया था। अब बात करते हैं शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह की। 1665 में औरंगजेब ने आमेर के शासक मिर्जा राजा जयसिंह और दिलेर खां को शिवाजी को कुचलने के लिए नियुक्त किया। जयसिंह ने औरंगजेब को लिखा कि हम शिवा को एक वृक्ष के केंद्र की तरह बांध लेंगे। जयसिंह ने सासवाद को अपना सैनिक केंद्र बनाया। जयसिंह ने पुरंदर को जीत लिया एवं रायगढ़ को घेर लिया। पुरंदर के नीचे माची दुर्ग के किले को रक्षा के दौरान मुगरबाजी देशपांडे अपने 300 मावली सैनिकों के साथ जयसिंह के सहयोगी दिलेर खां की सेना से लड़ते हुए मारे गए। यदुराज सरकार ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि दुर्ग के रक्षकों में दास की माता का साहस था। अंत में 24 जून 1665 को शिवाजी व जयसिंह के बीच पुरंदर की महत्वपूर्ण संधि हुई। पुरंदर की संधि के समय यात्री मनुची उपस्थित था। हालांकि इस समय बर्नियर भी दक्षिण में ही था। दोनों के बीच जो पुरंदर की संधि हुई थी, यदि उनकी शर्तों का विश्लेषण करें तो इन प्रमुख शर्तें थी। शिवाजी 4 लाख हुंड वार्षिक आय वाले 23 किले मुगलों को सौंप देंगे तथा शिवाजी के पास रायगढ़ सहित केवल 12 ही किले रहेंगे, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख हुंड थी। बालाघाट की जागीर शिवाजी अपने पास रखेंगे, लेकिन बदले में उन्हें 60 लाख हुंड 13 किश्तों में मुगलों को देने होंगे। शिवाजी के पुत्र संभाजी को 5000 मनसब के मनसबदार बनाया जाएगा। संभाजी को 5000 घोड़ों के दल के साथ बादशाह की सेवा में रहना होगा। शिवाजी को मुगल दरबार में निजी उपस्थिति से तो मुक्ति मिल गई। शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों को सैनिक सहायता का वचन भी दिया और ये सब वे शर्तें थी जिनसे वे पूरी तरह सहमत नहीं थे। औरंगजेब ने पुरंदर की संधि को स्वीकार कर शिवाजी के लिए फरमान व खिलत भेज दी। शिवाजी का आगरा दुर्ग में उपस्थित होना भी एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। आगरा जाने से पूर्व जीजाबाई को राज्य का प्रतिशासक नियुक्त कर शिवाजी आगरा की ओर निकल पड़े। 1666 में आमेर शासक जयसिंह के कहने पर शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी के साथ दीवाने खास में मुगल दरबार में आगरा आए, किंतु औरंगजेब ने उन्हें 5000 मनसबों की श्रेणी वाले मनसबदारों की पंक्ति में खड़ा कर दिया। इस अपमान से नाराज होकर शिवाजी दरबार से उठकर चले गए, क्योंकि शिवाजी से हारे हुए जसवंत सिंह, जो 7000 मनसबदार की पंक्ति में शिवाजी से आगे खड़े थे, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। शिवाजी को जयसिंह के पुत्र राम सिंह की देखरेख में आगरा के जयपुर भवन में कैद कर दिया गया, परंतु वे चतुराई से अपने सौतेले भाई हीरोजी को अपने स्थान पर लेटाकर फरार हो गए। सितंबर 66 में शिवाजी पुनः रायगढ़ पहुंचे। 1667 में शिवाजी ने औरंगजेब को
ये संदेशा भेजा कि वह सम्राट की ओर से दक्षिण में युद्ध करने को तैयार है तथा संभाजी को भी युवराज मुअज्जम की सेवा में भेज सकता है यदि औरंगजेब उसे क्षमा कर दे। तब 1667 में जसवंत सिंह की मध्यस्थता से दोनों में संधि हुई। इस संधि के अनुसार शिवाजी ने औरंगजेब से क्षमा मांगी। औरंगजेब ने मुअज्जम की सिफारिश पर शिवाजी को राजा की उपाधि दी। संभाजी को 5000 का मनसब एवं बरार में एक जागीर दी गई। संभाजी को 1000 सवारों द्वारा मुगल सेना में रखा गया। अब बात करते हैं कोडाना विजय पर। 3 वर्षों तक मुगलों से शांति के बाद 1670 में शिवाजी ने मुगलों से पुनः युद्ध करने का ठान लिया। पुरंदर की संधि में खोए हुए अनेक किलों को उन्होंने पुनः जीता, जिनमें कोडाना सबसे महत्वपूर्ण था। कोडाना का नाम शिवाजी ने सिंहगढ़ रखा। कोडाना किले को शिवाजी के सेनापति तानाजी मात्सेर ने जीता। कोडाना दुर्ग को जीतते हुए तानाजी मात्सेर की मृत्यु हो गई। तब शिवाजी ने कहा था, हम दुर्ग तो जीत गए लेकिन शेर को खो बैठे हैं। इस प्रकार शिवाजी ने 1674 तक पुरंदर की संधि में मुगलों को प्रदत्त 23 किलों में से शिवनेर दुर्ग को छोड़कर सभी दुर्ग पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बाद अहमदनगर, बरार, बगलाना व खानदेश के प्रदेशों को लूटा। सूरत की दूसरी लूट अक्टूबर 1670 में हुई। सूरत की दूसरी लूट के दौरान वापसी के समय कंचन मंचन दर्रे पर स्थित वाणी डिडोरी के युद्ध में मुगलों को हराया। सुलहेर के युद्ध जो 1672 में शिवाजी के पेशवा मोरोपंत त्रिमाल पिंगले ने दक्षिण के मुगल सूबेदार बहादुर खां, शाही सेना व गुजरात के सूबेदार की संयुक्त सेना को खानदेश व गुजरात की सीमा पर सलहेर के युद्ध व मुरहेल के युद्ध में पराजित किया। शिवाजी ने अपने भाई संताजी को इस नवीन विजित प्रदेश का कार्यभार सौंपा तथा रघुनाथ नारायण हनुमंते को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया। शिवाजी ने अपना प्रथम राज्याभिषेक 15 जून 1674 ईस्वी को काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंग भट्ट, जिसे गंगा भट्ट के नाम से भी जाना जाता है, रायगढ़ किले में करवाया। राज्याभिषेक के समय शिवाजी ने छत्रपति, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, यवन परपिंडक, क्षत्रिय कुलावंतस, हिंदू धर्मोद्धारक एवं हिंदू पदपाशाही जैसी उपाधियां धारण की और इसी समय इन्होंने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाया। महाराष्ट्र के कट्टर ब्राह्मण शिवाजी को क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसीलिए विद्वान ऐसा मानते हैं कि उन्होंने अपने राज्याभिषेक के लिए काशी के विद्वान गंगा भट्ट को राज्याभिषेक हेतु बुलाया। गंगा भट्ट ने शिवाजी को क्षत्रिय स्वीकार किया। इसी राज्याभिषेक के 12 दिन बाद शिवाजी की माता जीजाबाई का निधन हो गया था। इसीलिए शिवाजी ने अपना दूसरा राज्य अभिषेक भी करवाया। उन्होंने इसके लिए निश्चलपुरी गोस्वामी नामक एक तांत्रिक को बुलाया और 4 अक्टूबर 1674 को अपना दूसरा राज्याभिषेक करवाया। उनका ऐसा मानना था कि उनका पहला राज्याभिषेक अशुभ मुहूर्त में हुआ। यही कारण है कि उनकी माता जीजाबाई का निधन हुआ। राज्याभिषेक के समय शिवाजी ने तांबे का शिवराय एवं सोने का हुण नामक सिक्का भी जारी करवाया। उन्होंने राज्याभिषेक संवत का भी प्रवर्तन किया। शिवाजी के अंतिम अभियान की यदि हम बात करें तो 1677-78 में पूर्वी कर्नाटक का उनका ये अंतिम अभियान था। इस क्षेत्र को उस समय सोने की चिड़िया माना जाता था। अभियान में विजय के लिए शिवाजी ने गोलकुंडा के मंत्री बदन्ना व अखन्ना के माध्यम से गोलकुंडा के सुल्तान से गुप्त समझौता कर बीजापुर कर्नाटक को
जीतने की योजना बना रहे थे। जीते हुए प्रदेशों को दोनों पक्षों में बांट देने की योजना भी बन चुकी थी। कर्नाटक अभियान के दौरान शिवाजी ने कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल के शिव मंदिर की तीर्थ यात्रा की तथा नदी के तट पर स्नान घाट, मठ और तीर्थ यात्रियों के लिए विश्राम गृह स्थापित करने के लिए पर्याप्त धन भी दिया। 15 जुलाई 1677 को शेर खान लोधी ने शिवाजी को कर्नाटक सौंप दिया। इस अभियान में शिवाजी ने जिंजी, मुर्दे, वेल्लोर आदि किलों को भी जीता। जिंजी को शिवाजी ने कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बनाया। तुंगभद्रा से कावेरी तक का संपूर्ण प्रदेश शिवाजी के नियंत्रण में आ चुका था। जिंजी शिवाजी की अंतिम विजय थी। शिवाजी ने दरिया सारंग के नेतृत्व में नौसेना का निर्माण करवाया। वह 1669 में शिवाजी ने जंजीरा के टापू के अबिसीरियाई सिद्दियों पर भी आक्रमण किया, लेकिन उन्हें जीत नहीं पाए। सिद्दी पहले अहमदनगर के अधीन थे, किंतु 1636 के बाद वे बीजापुर के अधीनता स्वीकार कर उनके अधीन हो गए। शिवाजी के अंतिम दिनों की यदि हम बात करें तो शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी के व्यवहार से दुखी होकर उसे 1678 ईस्वी में पन्हाला के दुर्ग में नजरबंद करवा दिया। अप्रैल 1680 में रायगढ़ के किले में शिवाजी का निधन हो गया। इतिहासकार यदुनाथ सरकार के अनुसार शिवाजी में हिंदू धर्म की रक्षा की भावना तो थी, किंतु उनका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक था तथा वे स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे। शिवाजी के साम्राज्य संगठन में सर्वाधिक सहयोगी छोटे वतनदारों व देशमुखों का सहयोग महत्वपूर्ण था। बड़े देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। इस समय उनका मराठा राज्य बेलगांव से लेकर तुंगभद्रा नदी के तट तक समस्त पश्चिमी कर्नाटक में विस्तृत था। इस प्रकार मुगल शक्ति बीजापुर के सुल्तान, गोवा के पुर्तगालियों और जंजीरा स्थित अबिसीरियाइयों के समुद्री डाकुओं के प्रबल प्रतिरोध के बावजूद शिवाजी ने दक्षिण भारत में स्वतंत्र हिंदवी स्वराज की स्थापना की। यदि हम शिवाजी के उत्तराधिकारियों की बात करें तो उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी शासक बने। संभाजी 1680 से 1689 तक शासन करते रहे, लेकिन मुगलों द्वारा उनकी हत्या किए जाने और उनके पुत्र शाहूजी को मुगल कैद में डाल दिए जाने के कारण उनके भाई राजा राम ने उनकी गद्दी को संभाला और शाहूजी के प्रतिनिधि के रूप में वे गद्दी पर बैठे। वे 1689 से 1700 तक शासन करते रहे। उसके बाद उनके पुत्र शिवाजी द्वितीय मराठा गद्दी पर बैठे और 1700 से 1707 तक वे वहां के शासक रहे। इसके बाद शिवाजी के पोते और संभाजी के पुत्र शाहूजी, जो मुगल कैद से मुक्त हो चुके थे, वे मराठा गद्दी पर बैठे। वे 1707 से 1748 तक शासक करते रहे। उसके बाद 1550 तक राजा राम द्वितीय मराठा राज्य के शासक बने। ये था मराठा राज्य का उद्भव और शिवाजी का पूरा इतिहास और उसके उत्तराधिकारी। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे पेशवाओं का मराठा राज्य से संबंध और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। डॉक्टर शर्मा को शुक्रिया, धन्यवाद।